हेलो एवरीवन, चलिए आज का करंट अफेयर्स हम देखते हैं। आज सीजी से भी रिलेटेड कुछ है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कब का हम देखते हैं तो 29 अक्टूबर का हम देखते हैं। ठीक है, 29 अक्टूबर का। अब देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस वन्य जीव अभयारण्य में 50 साल बाद काले हिरणों की आबादी को पुनर्जीवित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे काले हिरण ब्लैक बक की बात की गई है। ठीक है, हिरण की एक प्रजाति है और यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य की बात की गई है कि सेंचुरी की बात की गई है। तो छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा सेंचुरी है जहाँ काले हिरण पाए जा रहे हैं या उनको फिर से पुनर्जीवित किया गया है और कितने सालों बाद? तो 50 सालों के बाद की बात की गई है। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बारनवापारा अभयारण्य। कौन सा? बारनवा अभयारण्य। ठीक है, बारनवापारा सेंचुरी के बारे में आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने सेंचुरी हैं? तो 11 सेंचुरी हैं। ठीक है, और 3 नेशनल पार्क हैं। तो अभी फिलहाल हम सेंचुरी की बात करते हैं। तो 11 सेंचुरी है, उसमें से एक है हमारा बारनवापारा अभयारण्य। और ये कहाँ लोकेटेड है? तो आपको पता होगा कि कहाँ लोकेटेड है? बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में है। बलौदाबाजार भाटापारा में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। कब की गई थी? 1976 में की गई थी। और यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं? तो यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो आपका बाघ है, चीतल है, तेंदुआ है, सांभर है, फिर जंगली सुअर है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई जाती है। अब वहाँ पे ये काली हिरणों को लाया गया है और उनको फिर से उनके रहवास में फिर से उनको पुनर्जीवित किया गया है। उनको एक अच्छा सा माहौल दिया गया है जिससे वो और ज़्यादा अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर सके। ठीक है, उनके रहन सहन के लिए उपयुक्त वातावरण उनको प्रोवाइड किया गया है वहाँ। अब अगर हम बात करें कि कौन से योजना के तहत या कौन से प्रोजेक्ट के तहत ये किया गया है, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया गया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने काले हिरणों यानी कि ब्लैक बक को उनकी प्राकृतिक आवास में वापस लाने के लिए एक पंचवर्षीय योजना चलाई, एक प्रोजेक्ट चलाया। और योजना की अवधि क्या थी? तो 2021 से लेकर 2026 क्या थी? 2021 से लेकर 2026 तक ये पंचवर्षीय कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसकी वजह से ये फिर से पुनर्जीवित हो पाए हैं। और इसमें क्या किया गया था? तो आपको ये छत्तीसगढ़ वन विभाग ने कहाँ से? दिल्ली से, वहाँ का जो जूलॉजिकल पार्क है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, वहाँ से, और बिलासपुर के कानन पंडारी से 77 काली हिरणों को लाके कहाँ पे छोड़ा गया था? तो बारनवापारा अभयारण्य में छोड़ा गया था। वहाँ उनको उपयुक्त आवास दिया गया और रहवास दिया गया, जिसकी वजह से उनकी जनसंख्या में वहाँ अभी ग्रोथ देखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे काला हिरण के बारे में। इसके अलावा हम बात करें कि हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है जो काला हिरण है वो, तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू हुआ है। उसके अंतर्गत अगर कोई भी अनुसूची, ऐसी 6 शेड्यूल है, तो उस शेड्यूल में अगर कोई भी जानवर आ रहे हैं तो आप उनका अवैध शिकार नहीं कर सकते, उनका शिकार पर प्रतिबंधित है। फिर उनको शिकार पे ये प्रतिबंधित है, उनको संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो उसमें ये ब्लैक बग, ये काले हिरण भी लिस्टेड है। ठीक है, तो कौन सा एक्ट है? तो भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित SIR। ठीक है, SIR का संबंध किससे है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है चुनाव आयोग से। अब चुनाव आयोग से बोलने का क्या मतलब है? तो आपको पता होगा कि हाल ही में जो अभी जनगणना चल रहा है, ठीक है, सेंसस चल रहा है। तो सेंसस से पहले जो हमारी मतदाता सूची होती है तो उसमें कुछ सुधार किया जा रहा है। और अगर इस SIR के बारे में और बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है विशेष गहन पुनर्निरीक्षण। अब यहाँ पे ये विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का मतलब क्या है? तो अगर 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम ऑलरेडी है तो आपको कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके पेरेंट्स का भी दस्तावेज वहाँ पे है, उनका नाम है, तो आपको कोई भी अपना फॉर्म फिलअप करते टाइम दस्तावेज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। बट अगर नाम नहीं है और है भी, तो अगर आपका नाम मैच नहीं कर रहा है या फिर जिनकी फेक आईडीज़ बनी होती है या किसी का डेथ हो चुका है या नए लोगों को मतदाता सूची में ऐड करना है, तो वो काम इसके थ्रू किया जाएगा। ठीक है, तो अगर SIR की बात करें तो अभी कितने राज्यों में ये चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा? तो 12 राज्यों की बात की है। 12 में से 9 राज्य हैं और 3 यूटीज़ हैं। तो 3 यूटीज़ कौन कौन से हैं आपका? आप देखोगे अगर ये इंडिया है तो यहाँ पे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पांडुचेरी, तो ये 3 यूटीज़ हैं। इसके बाद अलग अलग 9 राज्य हैं जिसमें अपना छत्तीसगढ़ भी शामिल है। कौन सा? छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जहाँ पे SIR किया जाएगा BLO के माध्यम से। ठीक है, BLO के माध्यम से किया जाएगा। अब वही है कि आपके दस्तावेज वगैरह देखा जाएगा, आपका नाम उसमें एडेड है कि नहीं मतदाता सूची में, ये सेंसस से पहले देखा जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग के बारे में आपको पता होगा कि चुनाव आयोग हमारे संविधान के कौन से भाग में उसके बारे में वर्णन मिलता है? तो भाग 15 में। कौन से में? भाग 15 में। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 324 में देखते हैं। कौन से? 324 में अनुच्छेद में इसका वर्णन है। भाग 15 हमारे संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद
324 में उसका वर्णन मिलता है। अगर चुनाव आयुक्त की बात करें कि अभी चुनाव आयुक्त कौन है, तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इंडिया के कौन, ज्ञानेश कुमार, ठीक है। और अगर उनके सदस्य देखें तो एक होता है आपका अध्यक्ष और दो होते हैं सदस्य। तो अध्यक्ष कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है, और उनके सदस्य कौन है, तो सुखविंदर सिंह संधू और विवेक जोशी। कौन है, सुखविंदर सिंह संधू और विवेक जोशी। तो आपका एक फैक्ट ये हो गया कि हमारे चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार, और उनके दो सदस्य कौन है, तो सुखविंदर सिंह संधू और विवेक जोशी। चुनाव आयोग का वर्णन कौन से भाग में है, तो संविधान के भाग 15 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 324 से 329 में वर्णन मिलता है, मुख्यतः 324 से रिलेटेड है। इसके बाद हमने SIR देख लिया कि SIR क्या है, विशेष गहन पुनरीक्षण, और ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपके दस्तावेजीकरण से है, आपके पहचान से है, जो फर्जीवाड़ा चलता है उससे है, और जो अवैध लोग हैं, अवैध प्रवासी लोग रहते हैं जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम लिस्टेड रहता है, उनको बाहर निकालने के लिए ये लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे फाइनल वोटर लिस्ट कब जारी किया जाएगा, तो 7 फरवरी को जारी किया जाएगा, ठीक। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को यह घोषणा की है। उद्देश्य अवैध विदेशी प्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना और इनके लिए जन्म स्थान की जांच की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई प्रवासी नहीं है, वो इंडिया का भी है, लेकिन जो मृत लोग हैं उनका भी नाम रह जाता है, तो वो सभी हटाया जाएगा। और किसी किसी एक इंसान का 2-3 जगह पे वोटर ID में नाम रहता है, तो उन सबको भी हटाया जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन है दरबार मूव। दरबार, हाँ ये वही दरबार है जो राजा महाराजा के टाइम पे दरबार बैठता था, आप वो सोच सकते हो। दरबार मूव परंपरा कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। क्या है, ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर का ये दरबार मूव कार्यक्रम क्या है या परंपरा क्या है। तो इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो 1872 से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और कब किसने शुरुआत की थी, तो जब महाराजा गुलाब सिंह ने शिमला में सेंट्रल सरकार की तरह राजधानी गर्मियों में कहाँ, गर्मियों में श्रीनगर में था, और शीतकालीन में कहाँ, जम्मू में स्थानांतरित करने की पद्धति अपनाई थी, ठीक। किसने, तो महाराजा गुलाब सिंह ने। कहाँ, जम्मू कश्मीर में कब से शुरुआत हुआ था, 1872 में, ठीक। गर्मियों में कहाँ रहेगा आपका, गर्मियों में रहेगा श्रीनगर में, और ठंडियों में कहाँ रहेगा, तो जम्मू में रहेगा, ठीक है। और ये जो दरबार मूव की परंपरा है, इसको कब से बंद कर दिया गया था, तो 2021 से बंद कर दिया गया था। 4 सालों के बाद पुनः फिर से अक्टूबर 2025 में इसको बहाल किया गया है कि फिर से ऐसा देखा जाएगा, ठीक। तो अभी अगर पूछे कि जम्मू कश्मीर जो है हमारा, उसका राजधानी क्या है, तो हमारे पास 2 राजधानियां, एक कौन सा है, श्रीनगर है, और दूसरा जम्मू है। इस परंपरा के तहत नागरिक सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालय कहाँ रहेगा, जम्मू। शीतकालीन राजधानी रहेगा, शीतकालीन हमारी जम्मू, मतलब कि शीतकालीन राजधानी कौन सा होगा, जम्मू होगा, और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी के बीच स्थानांतरित किए जाते थे, ठीक है, किए जाएंगे। इसके बाद हम बात करें अपने चौथे क्वेश्चन की, और ये जम्मू कश्मीर के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो उमर अब्दुल्ला। कौन है, उमर अब्दुल्ला। अब बात करें PM श्री स्कूल योजना का पूर्ण नाम क्या है, PM श्री स्कूल। अभी हाल ही में पहले तो ये चर्चा में क्यों है, तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि केरल आज ने गवर्नमेंट, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके साथ MOU हस्ताक्षर किया है, ठीक है। पहले वो इसको अडॉप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फाइनली अब वो केरल राज्य अग्री कर गया है और सरकार के साथ उसने MOU पे हस्ताक्षर कर लिया है। कौन सी योजना के लिए, PM श्री स्कूल के लिए। और इसका अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म ये रहे हमारे ऑप्शन, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। क्या है, PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री स्कूल का फुल फॉर्म है। अब अगर PM श्री की बात करें, अगर CG को पर्सपेक्टिव से बात करें, तो CG में कितने हैं, 341। PM श्री योजना के तहत 341 स्कूलों का संचालन कहाँ किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, जिसमें पहले चरण में 211 स्कूलों को सम्मिलित किया गया था, फिर दूसरे चरण में कोई भी सम्मिलित नहीं किया, तीसरे चौथे चरण में आपका 52 और फिर 78 स्कूलों को जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये पहला चरण में था, ये आपके तीसरे चरण में था, ये चौथे चरण में था। तो टोटल स्कूलों की बात की जाए तो कितना, 341 स्कूलों का संचालन हमारे छत्तीसगढ़ में किस योजना के तहत की जा रही है, तो PM श्री स्कूल योजना के तहत की जा रही है। अब ये योजना क्या है, या सेंट्रल लेवल पे ये कब से लागू हुआ, इसका महत्व क्या है, अगर देखें तो आपको फुल फॉर्म में बता चुकी। और ये स्टार्ट कब से हुआ है, तो 7 सितंबर 2022 से। कब से, 7 सितंबर 2022 से। अगर इसकी अवधि देखें तो 5 सालों के लिए लाया गया है, ठीक है। 2022-23 से 2026-27 के लिए लाया गया है। इसके बाद जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो 2020 में आई थी, उसके 6 स्तंभों में से एक स्तंभ है, ठीक है। जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके 6 स्तंभों में से एक स्तंभ है, ठीक। कौन, PM श्री स्कूल, ठीक। ये हो गया। अब अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, स्पेशली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी गुणवत्ता में सुधार करना,
ठीक है, ये उसका उद्देश्य हो गया। तो पीएम श्री स्कूल के बारे में क्या हमने देखा कि पहले तो उसका फुल फॉर्म हमने देखा कि उसका फुल फॉर्म क्या है। तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया उसका फुल फॉर्म था। तो कौन सा राज्य है जो हाल ही में पीएम श्री स्कूल को अडॉप्ट किया है या योजना का क्रियान्वयन अपने राज्य में करेगा? तो कौन? केरल है। फिर छत्तीसगढ़ की स्थिति हमने देखा, तो छत्तीसगढ़ में कितने स्कूलों का संचालन इस योजना के तहत की जा रही है? तो कितने स्कूल है? 341। ठीक, अब अगर बात करें, ये हमने देख लिया कि इसका शुरुआत कब से किया गया है, तो 7 सितंबर 2022 से। अवधि क्या है? तो 2026-27 तक के लिए लाया गया है। ठीक, और बजट में इसके लिए कितना करोड़ का आवंटन किया गया है? तो 27,360 करोड़ रुपए। कितना? 27,360 करोड़ रुपए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराधों के लिए लाई गई दुनिया की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक कन्वेंशन का नाम क्या है? ठीक है, साइबर अपराध, आपको पता होगा कि साइबर अपराध जैसे अभी हाल ही में आपने बहुत सुना होगा जो डिजिटल अरेस्ट आया था। डिजिटल अरेस्ट में कितने लाखों करोड़ों लोग ठगे गए हैं, और भी समय समय पर आते रहते हैं जो आपका ऑनलाइन के माध्यम से आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल में घुस के आपका अकाउंट खाली कर देते हैं, फिर डिफेक्ट वीडियो वगैरह। तो ये भी सब किस में आते हैं? कौन से श्रेणी में आते हैं? साइबर में। इंटरनेट का इतना बड़ा जाल है कि कहीं से भी कोई भी आपके साथ ठगी कर सकता है। ठीक है, तो साइबर अपराधों के लिए ये कन्वेंशन किया गया। अब साइबर अपराध के लिए बोला जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे सब पूरे जो देश थे वो मिलके कोई काम नहीं कर रहे थे। सब देश अपने अपने लेवल पे अकेले हाथ पैर मार रहे थे, कानून लाने की कोशिश कर रहे थे, उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब फाइनली सब साथ में मिलके एक वैश्विक कन्वेंशन किए गए हैं, और उसका नाम यहाँ पे पूछा गया है कि दुनिया में पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन का नाम क्या है? वैश्विक कन्वेंशन का। तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या? हनोई कन्वेंशन। क्या? हनोई कन्वेंशन। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो देखेंगे कि हाल ही में 72 देशों ने, कितने? 72 देशों ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम पर साइन कर दिया है। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की बात की गई है और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो जनरल असेंबली है, जो महासभा है, वहाँ पे 72 देशों ने इस पर साइन किया है। इसके अलावा अभी ये कब से अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली में वहाँ के? तो 2024 में अडॉप्ट किया गया था, और इस पर अभी फर्दर और काम बाकी। अगर वहाँ काम हो जाता है, वहाँ से ये पारित हो जाता है, तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी देश हैं, 193 देश है, वहाँ सब जगह ये कानून बाध्यकारी रूप से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण हो जाएगा साइबर क्राइम को रोकने के लिए। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। हनोई कहाँ पे है? तो वियतनाम में है, जहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर महामेडटेक मिशन, क्या? महामेडटेक मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये रहा कि किसके साथ मिलकर किया है, कौन सी संस्था के साथ मिलकर ये मिशन लॉन्च किया है। तो मिशन का नाम क्या है? महामेडटेक। यहाँ महामेडटेक मिशन की बात की गई है। ठीक है, और कौन सा जो हमारा है ये एक संवैधानिक स्टेट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक बॉडी है हमारे इंडिया की। तो उसकी बात करें वो कौन है? तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, तो ये किसके साथ मिलकर ये मिशन लाई है? तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। आप बिल गेट्स का नाम सुने होंगे, बिल गेट्स, तो ये उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, एक NGO है जिसके साथ हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसकी ये जो रिसर्च फाउंडेशन है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, वो इसके साथ मिलके ये मिशन लाया गया है। अब इस मिशन के बारे में बात करें कि ये मिशन है क्या, तो ये मिशन क्या है कि ये मिशन ना आपको रिसर्च करने के लिए आपके मेडिकल फील्ड में आपको क्या करेगी? 5 से 25 करोड़ रुपए तक की फंडिंग प्रदान करेगी। जो NGO है बिल और मेलिंडा गेट्स का, वो क्या करेगी? प्रोजेक्ट के लिए जितने भी रिसर्च आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगे मेडिकल के फील्ड में, इसके बाद ये हॉस्पिटल स्टार्टअप्स वगैरह हॉस्पिटल के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में जो शुरू की जाएगी, उसके लिए ये फंड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और फंड कितना से कितना तक का होगा? तो 5 से 25 करोड़ रुपए तक का फंड होगा। स्पेशल केसेस में कितना फंड की राशि होगी? तो 50 करोड़ रख के। अगर हम बात करेंगे हमारे ANRF की, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की हम बात करें कि ये क्या है, तो ये स्टेटरी बॉडी है। ठीक है, हमारी एक वैधानिक बॉडी है। ये किसके लिए लाया गया है? तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए हाईएस्ट बॉडी है हमारे इंडिया में। अगर साइंटिफिक रिसर्च की बात की जाए तो हमारे इंडिया में रिसर्च के लिए, शोध के लिए, वैज्ञानिक शोध के लिए सबसे हाईएस्ट बॉडी कौन सी है? तो ये है ANRF। ठीक है, और ये कहाँ, कौन से एक्ट के माध्यम से लाया गया था? तो 2023 एक्ट के माध्यम से लाया गया था हमारे इंडिया में। ठीक, संसद में पारित करके। अब बात करते हैं हमारे अगला क्वेश्चन की। तो भारत में सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम क्या है? यहाँ पे दो चीजें फोकस करने लायक है कि सबसे भारी की बात की गई है।
ठीक है। सबसे भारी संचार उपग्रह, अभी तक क्या होते थे, हल्के हल्के संचार उपग्रह जो सैटेलाइट्स हैं उनको छोड़ा जाता था, लेकिन यहाँ पे सबसे भारी की बात की गई है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है और इसका सही आंसर है CMS-03, CMS-03, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो इसको किसने, इस उपग्रह को कौन लॉन्च कर रहा है या किसने विकसित किया है, तो किसने, इसरो ने किया है, किसने, इसरो ने किया है, ठीक है, ये इसरो ने किया है। अब अगर बात करें कि ये CMS-03 जो है वो है क्या या उसका काम क्या है, तो ये क्या है, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और किसके कम्युनिकेशन की बात की गई, तो यहाँ पे हमारी जो नेवी है, नेवी सेना है, नेवी फोर्स है, उसकी बात की गई, नौसेना की बात की गई। जब भी देखते होंगे कि पनडुब्बी वगैरह जल के अंदर रहते हैं तो कनेक्शन में कभी कभार कम्युनिकेशन में इंटरप्शन आ जाता है, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो उसके लिए उपग्रह लाया गया है, क्योंकि इसकी क्षमता बोला जा रहा है कि 14,000 समथिंग का कुछ है। तो इसकी जो बोले ब्रॉडबैंड की है उसकी ज़्यादा है, उसका विस्तार ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे, हम कम्युनिकेशन में हमारी कोई बाधा नहीं होगा। अगर बात करें CMS-03 की कि इसको और किस नाम से जाना जाएगा, तो GSAT-7R से नाम से भी जाना जाएगा। क्या, GSAT-7R के नाम से भी इसको जाना जाएगा। तो कहीं अगर प्रीलिम्स में CMS-03 की जगह GSAT-7R भी आ जाए तो समझ आइएगा कि ये इसी की बात कर रहा है, ठीक है। ये सैटेलाइट इंडियन नेवी के लिए कम्युनिकेशन सर्विस देगा, ठीक है। ये GSAT-7 सैटेलाइट को रिप्लेस करके लाया गया है। GSAT-7 ऑलरेडी एक सैटेलाइट था, उसको रिप्लेस करके लाया गया है, इसमें सिर्फ एक R जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये उसी का रूप है। फिर ये अपना 10 साल का लाइफ स्पेन पूरा कर लिया था, तो फिर इसको लाया गया है। वेट इसका कितना है, तो 4,400 किलोग्राम, क्योंकि सबसे भारी की हम बात करें कि ये सबसे भारी सैटेलाइट है, तो कितना है इसका वेट, 4,400 किलोग्राम। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें कि इसको बनाने का लागत कितना हुआ है, तो 1589 करोड़। कितना, 1589 करोड़। इसके बाद इसमें लॉन्च व्हीकल की बात करें तो लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज़ किया गया है, LBM-3 लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया गया है। ये वही लॉन्च व्हीकल है जिसका यूज़ हम लोगों ने कहाँ किया था, चंद्रयान-3 में किया था। कहाँ, चंद्रयान-3 में। तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक। इसके बाद ये जियो सिंक्रोनाइजेशन जो हमारा ऑर्बिट होता है, वहाँ पे इस सैटेलाइट को रखा जाएगा, ठीक है। ये वहाँ उसका चक्कर काटेगा और फिर हमको कम्युनिकेशन के लिए उपयोग मदद करेगा। दुनिया की पहली परमाणु संचालित मिसाइल व्यूरोवेस्तनिक किस देश द्वारा विकसित की जा रही है या विकसित की जा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूरोवेस्तनिक की बात की गई है, ये हमारे ऑप्शन है, यहाँ पे आंसर ही दिख दिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या, रशिया। अब अगर इसकी बात करें, इस मिसाइल के बारे में बात करें, तो ये मिसाइलें, पहले आप सुनते होंगे कि मिसाइल क्या होते हैं, परमाणु जो होते हैं उनको न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह को ले जाने का काम करते हैं। अब ये खुद न्यूक्लियर कैपेसिटी वाला तो होगा ही, प्लस ये न्यूक्लियर पावर्ड भी होगा, ठीक। और ऊपर से इसकी मारक क्षमता कितनी ज़्यादा होगी, तो 44,000 किलोमीटर। कितना, 44,000 किलोमीटर का रेंज तक होगा, ठीक है। 44,000 किलोमीटर तक रेंज होगा। दूसरी बात, आप अभी सुनते होंगे कि जितने भी युद्ध वगैरह हो रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि अगर इधर से कुछ भी छोड़ा जा रहा है तो हवा में ही उसको मार के गिरा दिया जा रहा है, क्योंकि डिटेक्ट कर लिया जाता है दूसरे देश द्वारा। बट इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि आप इसको पकड़ नहीं पाओगे, आप इसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये है किसके बारे में, व्यूरोवेस्तनिक के बारे में। किस देश द्वारा ये मिसाइल लॉन्च किया गया है या विकसित किया गया है, तो रशिया के द्वारा किया गया है। इसके अलावा इसका आता है एक और नाम आएगा 9M730, ठीक है। 9M730 व्यूरोवेस्तनिक, और इसका अगर रशियन लैंग्वेज में बोले तो इसका अर्थ होता है तूफानी पक्षी। क्या, तूफानी पक्षी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित ओलो जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ओलो जनजाति की बात की गई है, तो ये हमारे ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। फिर मोदी का मिशन नामक पुस्तक के लेखक, यहाँ पे लेखक लिखा है, लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्जेस देसाई। क्या, बर्जेस देसाई। अब हमारे प्रीवियस डे के ये क्वेश्चन है, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। अक्टूबर 2025 तक आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो ऑप्शन डी 11। कौन सा नए वाला था, तिमोर लिस्ते, ठीक है। हाल ही में नासा द्वारा खोजा गया क्षुद्रग्रह जो एस्ट्रॉइड था उसका नाम क्या है, तो 2025 PN7, जिसको हम लोग क्वाजी मून या फिर पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा की भी संज्ञा दी जा रही है। ट्रकोमा को समाप्त करने वाला 26वां देश कौन सा है, तो फिजी है, ठीक है। इसके बाद ट्रकोमा देखे थे हम लोग कि उसका बैक्टीरिया कौन सा है, क्लैमाइडोमैटिस। भारत के पहले केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज का नाम क्या है, ग्लास ब्रिज के बारे में बात की गई है, तो ये सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बजरंग सेतु, ठीक है। फिर भारत में संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण, रखरखाव और डिजिटलीकरण किया जाएगा, किस मिशन के तहत, तो ये ऑप्शन था और सही आंसर था ऑप्शन ए, ज्ञान भारत मिशन।
फिर आईसीएम द्वारा भारत के कौन से क्षेत्र को एशिया के प्राकृतिक विश्व धरोहर की सूची में सिग्निफिकेंट कंसर्न महत्वपूर्ण चिंता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये ऑप्शन था और इसका सही आंसर उपरोक्त सभी पश्चिमी घाट मानस राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो ये आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आज अपना सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।